Okay. So hello everyone. Welcome to another lecture of mechanics of material, and this is lecture number 8. This is lecture number 8 of mechanics of material. And today learning outcome is mechanical properties of materials. Today learning outcome is mechanical properties of materials. So the first properties of materials I am going to take is elasticity. First properties of materials I am going to take is elasticity. Now इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का फर्स्ट लेक्चर में कुछ है जो डिस्कशन किए थे, है ना, कुछ है जो डिस्कशन किए थे, लेकिन वहाँ पे उसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेट नहीं कर पा रहे थे, है ना, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है ना। बट आज है जो इसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सी द डेफिनेशन व्हाट इज इलास्टिसिटी। So I have already written here, elasticity is the property of material by which it deforms under the load, and it is enabled to return its original dimension when the load is removed. कहने का मतलब है कि इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल्स का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण यदि उस पर हम लोड लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, है ना। और यदि हम लोड रिमूव कर लेते हैं तो वापस अपना क्या होगा, ओरिजिनल डायमेंशन है जो गेन कर लेगा, है ना। लेकिन इसमें ध्यान नहीं रखना है कि जो मटेरियल का लोडिंग करना है वो कहाँ तक करना है ना, वो करना है विद इन इलास्टिक लिमिट। कहाँ तक करना है, विद इन इलास्टिक लिमिट का, है ना। सेकेंड पॉइंट आई हैव रिटन हियर, इफ ए बॉडी रीगेन्स कंप्लीटली इट्स ओरिजिनल शेप इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, है ना। अब क्या होगा, यदि वो परफेक्टली अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बोल देंगे। और यदि वो परफेक्टली पूरी तरह से जो ओरिजिनल डायमेंशन गेन करने में सक्षम नहीं हो पाएगा तब उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली इलास्टिक बोलेंगे। सो आई हैव रिटन हियर, इफ ए बॉडी रिगेन्स कंप्लीटली इट्स ओरिजिनल शेप इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। नाउ ट्राई टू सी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। एक्चुअली इस डायग्राम में हमने क्या दिखाया है, कोई भी बॉडी है, सपोज करो कि ये क्या है, कोई इलास्टिक मटेरियल है जिसको हमने लोडिंग किया है कहाँ तक, विद इन इलास्टिक लिमिट। इस ग्राफ में देख सकते हैं, सबसे पहले क्या किया, इसको हम लोडिंग किए कहाँ तक, विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना। ये क्या है, ये है जो प्रोपोर्शनल लिमिट है, है ना। अब प्रोपोर्शनल लिमिट है जो कम्स बिफोर द इलास्टिक लिमिट, है ना। तो इसको लोडिंग कहाँ तक किया गया है, इसको लोडिंग किया गया है आपको विद इन इलास्टिक लिमिट तक। उसके बाद क्या किया, जब इस पर हम लोडिंग करेंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा, है ना। और उस डिफॉर्मेशन के कारण क्या होगा, स्ट्रेन होगा, जो कि इस एक्सिस पे दिखाया गया स्ट्रेन को, है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो स्टार्टिंग में क्या, ए है जो स्ट्रेन है, इतना इसमें स्ट्रेन डेवलप हुआ है ना, इतना स्ट्रेन है जो डेवलप हो पाया। अब क्या हुआ, वापिस इसको अनलोडिंग कर रहे हैं, मतलब अनलोडिंग का मतलब क्या हुआ, है ना। बट एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम अनलोडिंग करेंगे तो ग्रेजुअली अनलोडिंग करेंगे, है ना, मतलब धीरे धीरे है जो लोड को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जब हम लोड को रिमूव करेंगे तो वापिस स्ट्रेन क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। स्टार्टिंग में जब लोडिंग किए तो स्ट्रेन इतना था, है ना, लेकिन फिर से क्या होगा, जब अनलोडिंग करेंगे तो क्या होगा, वापिस स्ट्रेन ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। वापिस स्ट्रेन क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। और जब स्ट्रेन जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है क्या, परफेक्टली इलास्टिक है। ये बॉडी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है ना। नाउ ट्राई टू सी द फिगर नंबर 2। इस फिगर में क्या हुआ है, इस फिगर में एक्चुअली बॉडी को लोडिंग किया गया है ना, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, है ना। इन दिस फिगर
बॉडी इज सपोज टू लोड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, है ना। बी क्या है आपका इलास्टिक लिमिट के बाद आता है, बी क्या है इलास्टिक लिमिट के बाद आता है, क्योंकि ई क्या है इलास्टिक लिमिट है ना। अब यदि यहाँ से अनलोडिंग करते हैं, है ना, पहले बी तक है क्या किए लोडिंग के, तो कुछ स्ट्रेन इसमें क्या हुआ स्टोर हो गया, है ना। उसके लोडिंग के कारण कुछ इसमें क्या हुआ डिफॉर्मेशन हुआ, और उस डिफॉर्मेशन के कारण क्या हुआ इसमें कुछ स्ट्रेन डेवलप हुआ। अब यदि हम इसको वापस अनलोडिंग करते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पा रहा। मतलब इस केस में है जो स्ट्रेन वापिस से जीरो नहीं हो जा रहा है ना, कुछ स्ट्रेन तो रिकवर कर जा रहा है ना। जैसे ए पोर्शन देखो ध्यान से, ए पोर्शन क्या है रिकवर कर गया है ना, तो इसको हम बोलेंगे इलास्टिक रिकवरी। लेकिन ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ये क्या हुआ रिकवर नहीं कर पाया, है ना। इसमें क्या हो गया कुछ परमानेंट सेट हो गया, कुछ क्या हो गया परमानेंट सेट हो गया। मतलब अनलोडिंग के बावजूद क्या हो गया कुछ परमानेंट सेट हो गया, है ना। अरे तो होना ही था, क्योंकि हमने लोडिंग क्या किया है बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट किया है, लोडिंग बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट किया है कि नहीं। सो इस केस में क्या हुआ आपको स्ट्रेन है जो जीरो नहीं हो पाया, है ना। तो हम बोलेंगे कि ये जो एग्जांपल है किसका है, ये है पार्शियली इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल है ना। इट इज द केस ऑफ पार्शियली इलास्टिक बॉडी, है ना। क्योंकि पूरी तरह रिकवर नहीं कर पा रहा, तो हम बोलेंगे कि क्या है ये पार्शियली इलास्टिक बॉडी है कि नहीं। तो ये तो था हमारा इसके बारे में इलास्टिसिटी के बारे में है कि नहीं। देखो जितना भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है ये आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है यहाँ से, और आपका इंटरव्यू में पूछता है सब में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी, है ना, टफनेस हार्डनेस, ये सब 1 बाय 1 करके देखेंगे हम लोग आज, है कि नहीं। सो सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आई एम गोइंग टू कंसीडर इज प्लास्टिसिटी, है ना। प्लास्टिसिटी के बारे में भी कुछ बेसिक चीज़ हम लोग पहले जान चुके हैं, है ना, लेक्चर नंबर 1 में। सो व्हाट इज प्लास्टिसिटी, परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ लोड इज नोन एज प्लास्टिसिटी। परमानेंट डिफॉर्मेशन, इसमें क्या होगा हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, अंडर द एक्शन ऑफ लोड इज नोन एज प्लास्टिसिटी। अब देखो इस केस में क्या होगा, अगर हम इलास्टिसिटी के बाद है जो लोडिंग करें, फिगर नंबर 1 में अगर ई के बाद भी यदि लोडिंग करते रहेंगे तो क्या होगा इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो उस केस में क्या हो जाएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, है कि नहीं। ओके, सो इन दिस केस रिकवरी ऑफ स्ट्रेन इज नॉट पॉसिबल, इन दिस केस रिकवरी ऑफ स्ट्रेन इज नॉट पॉसिबल, है कि नहीं। यदि बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट हम लोडिंग करते हैं तो क्या होगा रिकवरी पॉसिबल नहीं होता है। याद करो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता था, है ना। यदि हम बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट उसको लोडिंग कर रहे होते थे तो उसमें परमानेंट सेट होता जाता था, है कि नहीं। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, दैट इज डक्टिलिटी। क्या है डक्टिलिटी, है कि नहीं, डक्टिलिटी। नाउ what is ductility? It is a property of material by which it can be stretched into a wire, under the action of tensile force, कहता है कि किसी भी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण यदि उस मटेरियल पे यदि हम कोई टेंसाइल फोर्स लगाएं तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वायर के फॉर्म में उसको स्ट्रेच किया जा सकता है ना, ठीक है। और इसके वो रिवर्स भी ट्रू है ना, इसके रिवर्स भी ट्रू है ना, कि यदि कोई मटेरियल को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसका मतलब है जो मटेरियल है क्या पोजेस करता है, वो क्या रखता है, वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को रखता है कि नहीं। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 2, ए डक्टाइल मटेरियल अलाउज लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर रप्चर टेक प्लेस, है ना। कोई भी यदि डक्टाइल मटेरियल है तो फेल होने के पहले क्या होगा, वो लार्ज नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन को अलाउ करेगा, है कि नहीं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम याद करो,
है ना, क्या होता था, इस फेल्यूर के पहले क्या होता था, लार्ज नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन को अलाउ करता था यहाँ तक, है कि नहीं। ये किसके कारण हो रहा था, डक्टाइल होने के कारण, है ना। इसका मतलब ये मटेरियल क्या, इस मटेरियल जो था कैसा था, डक्टाइल था, है कि नहीं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। नाउ ऑन व्हाट बेसिस डक्टिलिटी इज गोइंग टू बी मेजर, किस बेसिस पे आप इसका मेजरमेंट करेंगे, है ना, किस बेसिस पे इसका मेजरमेंट करेंगे। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, है ना, जो कि पहले ही हम देख चुके हैं, है ना, पहले ही हम लोग देख चुके हैं। एंड परसेंटेज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, किस बेसिस पे इसको मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इलोंगेशन। इसका मतलब क्या हुआ, यदि परसेंटेज इलोंगेशन इंक्रीज करेगा, इसका मतलब वो मटेरियल क्या होगा, ज़्यादा डक्टाइल होगा, है ना, है कि नहीं। और यदि परसेंटेज रिडक्शन एरिया जितना डिक्रीज करेगा, है ना, तो क्या होगा, वो मटेरियल हो उतना ज़्यादा डक्टाइल होगा, है कि नहीं। सो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज एग्जाम्पल, है ना, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डक्टाइल मटेरियल, है ना, विच यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। Copper is the best example, mild steel, aluminium, gold, silver, etc. है ना, ये सब क्या हो गया आपका एग्जाम्पल है डक्टिलिटी का। किसका एग्जाम्पल है, डक्टिलिटी का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ब्रिटलनेस। व्हाट इज ब्रिटलनेस, है ना, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ब्रिटलनेस। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by virtue of which it breaks without significant deformation, breaks without significant deformation, है ना। अगर याद करें तो ब्रिटल मटेरियल का जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता था वो कुछ ऐसा होता था, वो कुछ ऐसा होता था, है कि नहीं। यहाँ पे जाके फेल कर जाता था, फेल कर जाता था। तो वही कह रहा है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट इट ब्रेक्स विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन। देखो इस केस में क्या है, डिफॉर्मेशन काफ़ी कम है, डिफॉर्मेशन क्या है, काफ़ी कम है, मतलब स्ट्रेंथ की वैल्यू काफ़ी कम है ना। और स्ट्रेन का वैल्यू इस केस में क्या है, काफ़ी कम है ना। सो ब्रिटल मटेरियल कैन नॉट बी स्ट्रेच इनटू वायर अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड। आप ब्रिटल मटेरियल को क्या करते हैं, वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि यदि प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद ही यदि उसको हम लोडिंग करते हैं तो क्या करता है, ब्रेक कर जाता है ना। इट इज गोइंग टू ए ब्रेक आफ्टर लोडिंग ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट, है कि नहीं। प्रोपोर्शनल लिमिट के जैसे ही बाद हम उसको लोडिंग करते हैं तो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। नाउ इट डज नॉट गिव एनी वार्निंग प्रायर टू फेल्यूर, है ना, ये आपको कोई वार्निंग नहीं देगा, मतलब इसमें क्या होगा, सडन फेल्यूर होगा। ये क्या होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे सडन फेल्यूर होगा, सडन फेल्यूर होगा। कैसा फेल्यूर होगा, सडन फेल्यूर होगा। जबकि डक्टिलिटी में ऐसा नहीं है ना, वो आपको क्या देगा, वार्निंग देगा, है ना। किस फॉर्मेट में वार्निंग देता है ना, किस फॉर्मेट में वार्निंग देगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता है ना, ए लार्ज नंबर ऑफ इलोंगेशन होगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये क्या होगा, सडन फेल हो जाएगा। वही बोला, इट डज नॉट गिव एनी वार्निंग प्रायर टू द फेल्यूर, ये फेल्यूर होने के पहले कोई भी वार्निंग नहीं देगा आपको। नाउ these are weak in tension but very much strong in compression. This is very important point, है ना। these are weak in tension but very much strong in compression. एक compression में क्या होगा, रीच होगा, जबकि आपका टेंशन में क्या होगा, वीक होगा, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा इसका क्या क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपका कास्ट आयरन है, हाई कार्बन स्टील है, कॉन्क्रीट है, स्टोन है, ग्लास है, सिरेमिक्स है एंड मटेरियल्स है, सिरेमिक मटेरियल्स है कि नहीं, सिरेमिक मटेरियल्स है। तो ये सब क्या है, सिरेमिक मटेरियल्स, चाय के कप बनाया जाता है, प्लेट बनाया जाता है कि नहीं। आपका ग्लास हो गया, स्टोन हो गया, कंक्रीट हो गया। तो ये सब जो मटेरियल है आपका कंप्रेशन में क्या होता है, रीच होता है। कंप्रेशन में मतलब कंप्रेसिव फोर्स से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा बेयर करेगा, है ना। कंप्रेसिव फोर्स से बहुत ज़्यादा बेयर करेगा। जबकि टेंसाइल फोर्स लगाते हैं क्या कर जाएगा, ये फेल कर जाएगा। टेंसाइल फोर्स लगाते हैं क्या कर जाएगा, ये फेल कर जाएगा, है कि नहीं। सो
ब्रिटल मटेरियल्स फेल बिफोर एनी यील्डिंग टेक प्लेस, बिफोर एनी यील्डिंग टेक प्लेस, है कि नहीं। मैंने पहले ही बोला कि जैसे ही प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद यदि लोडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। अब प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, यील्ड लिमिट से पहले आता है कि नहीं। सो ब्रिटल मटेरियल्स फेल्स बिफोर एनी यील्डिंग टेक प्लेस एंड द फ्रैक्चर स्ट्रेस इज द सेम एज फ्रैक्चर स्ट्रेस इज द सेम एज द अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना। अब देखो ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है वही है जो अल्टीमेट पॉइंट भी होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फ्रैक्चर स्ट्रेस आएगा उसी को हम क्या बोल देंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस बोल देंगे, है ना। उसी को क्या बोल देंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस बोल देंगे। अभी डक्टाइल मटेरियल तो हो नहीं रहा, इसमें सब अलग अलग दिखता है ना। यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल में क्या होता था, यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ आता था, यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट आता था, यहाँ पे यील्ड पॉइंट आता था, यहाँ पे इलास्टिक पॉइंट आता था, यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट आता था, है कि नहीं। लेकिन ब्रिटल में क्या होगा, आपका जो फेलुअर पॉइंट होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, अल्टीमेट पॉइंट बोल देंगे। तो वही हमने लिखा है कि ब्रिटल मटेरियल फेल्स बिफोर एनी यील्डिंग टेक प्लेस, है ना, एंड द फ्रैक्चर स्ट्रेस इज द सेम एज द अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना। मतलब इस केस में क्या होगा, कोई सिग्मा यू बोले या सिग्मा एफ बोले, दोनों क्या होगा, सेम होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा, है कि नहीं। नाउ come to the next point of discussion, that is malleability, है ना। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा क्या है, malleability क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सी द डेफिनेशन। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय वर्च्यू ऑफ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, है ना, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। कहता है कि वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी भी मटेरियल को हम क्या करते हैं, थिन शीट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट के फॉर्मेट में उसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देंगे, मैलेबिलिटी बोल देंगे। अब एक बात बताइए कि मैलेबिलिटी के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, टेंसाइल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा या कॉम्प्रेसिव होगा, है ना। कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए कॉम्प्रेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। जबकि डक्टिलिटी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल था, टेंसाइल फोर्स रिस्पॉन्सिबल था। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बात है जो आपको याद रखना है, मैलेबिलिटी इज परफॉर्म under the action of compressive force. Malleability is performed under the action of compressive force. This is very important point, है ना। Malleability पढ़ लेते हैं लेकिन कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ये याद नहीं रखते हैं, है ना। Now come to the next point, toughness. Next point of discussion is toughness. What is toughness? What is toughness? It is the ability of material to absorb the energy without fracturing. Without fracturing, है ना। It is the ability of material to absorb the energy without fracturing. कोई भी मटेरियल को यदि हम लोडिंग करेंगे, कोई भी मटेरियल को यदि हम लोडिंग करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि सर इसमें लोडिंग कहाँ तक करेंगे, है ना। तो अप टू फ्रैक्चरिंग करेंगे, मतलब जस्ट बिफोर फ्रैक्चरिंग, जस्ट बिफोर फ्रैक्चरिंग तक इसको क्या करेंगे, लोडिंग करेंगे। तो वही कहता है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी विदाउट फ्रैक्चरिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द मटेरियल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द मटेरियल। कैसे इसको निकालेंगे, है ना। सपोज करो कि यही हमारा क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, किसी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना। और इसको जो लोडिंग किया गया है ना, विदाउट फ्रैक्चरिंग किया गया, मतलब जस्ट बिफोर द फ्रैक्चरिंग किया गया। तो ये जो एरिया आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बीच का, ये जो एरिया है ना, यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि मटेरियल हमारा कितना टफ है, मटेरियल हमारा कितना टफ है कि नहीं। अब एक बात बताइए कि जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब बनाते हैं तो जब मटेरियल डक्टाइल होता है तो उसका एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जबकि ब्रिटल मटेरियल का क्या होता है, एरिया बहुत कम होता है। ब्रिटल मटेरियल का क्या होता है, एरिया बहुत कम होता है ना। फॉर मटेरियल टू बी टफ मटेरियल मस्ट बी बोथ, फॉर मटेरियल टू बी टफ क्या कंडीशन है, मटेरियल मस्ट बी बोथ दैट इज स्ट्रॉन्ग एज वेल एज डक्टाइल, दैट इज स्ट्रॉन्ग एज वेल एज डक्टाइल। कहने का मतलब है कोई भी मटेरियल स्ट्रॉन्ग कब होगा, बताओ। कोई भी मटेरियल स्ट्रॉन्ग तब होगा जब उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोई भी मटेरियल हमारा स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। डक्टाइल कब होगा, है ना,
कोई भी मटेरियल डक्टाइल कब होगा, जब वो ज़्यादा है जो उसमें स्ट्रेन होगा, है ना। कोई भी मटेरियल डक्टाइल कब होगा, जब वो मटेरियल है जो लार्ज नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन को क्या करेगा, अलाउ करेगा। और लार्ज नंबर ऑफ डिफॉर्मेशन को अलाउ करेगा मतलब उसमें क्या होगा, स्ट्रेन का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रेन का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो मटेरियल को टफ होने के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और डक्टाइल भी होना चाहिए, है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, डक्टाइल भी हो जाना चाहिए। अभी ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे दो फिगर हमने दर्शाया, एक क्या है ब्रिटल फ्रैक्चर है, एक है जो ब्रिटल मटेरियल के लिए, दूसरा क्या है डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल को यदि देखें तो इसमें क्या है, स्ट्रेन का वैल्यू कुछ यहाँ तक है, स्ट्रेन का वैल्यू कुछ यहाँ तक है ना। लेकिन यदि ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो स्ट्रेन का वैल्यू कहाँ तक, यहाँ तक है ना, यहाँ तक है। अब देखो अगर हम डक्टाइल मटेरियल के लिए एरिया निकालेंगे तो ये टोटल एरिया आएगा, ए वाला एरिया आएगा, है ना, ये वाला टोटल एरिया आएगा, है ना, ये सब आएगा, ये सब आएगा, है कि नहीं। लेकिन यदि ब्रिटल मटेरियल के लिए देखेंगे, और लेट अस ट्राई टू शो द डिफरेंट कलर सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। अगर ब्रिटल मटेरियल के लिए देखें तो ए एरिया आएगा, इतना ही एरिया आएगा, है कि नहीं, ये सिर्फ इतना ही एरिया आएगा, ठीक है। तो किस केस में एरिया ज़्यादा हो रहा है, डक्टाइल के केस में एरिया ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, ज़्यादा टफ होता है। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, ज़्यादा टफ होता है कि नहीं, ज़्यादा टफ होता है। सो डक्टाइल मटेरियल्स आर मोर टफ देन ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल्स आर मोर टफ देन ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल्स आर मोर टफ देन ब्रिटल मटेरियल। Now, which test you will be used to determine the toughness, है ना। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टेस्ट है जो टफनेस निकालने के लिए यूज करते हैं ना, टफनेस को डिटरमिन करने के लिए कौन सा टेस्ट आप लैब में यूज करेंगे। तो उस टेस्ट का नाम है इम्पैक्ट टेस्ट, उस टेस्ट का क्या नाम है, इम्पैक्ट टेस्ट, है ना। इम्पैक्ट टेस्ट कैसे याद रखेंगे आप, कुछ ऐसे याद रखेंगे, आई टी, है ना, आई फॉर इम्पैक्ट, आई टी क्या रखेंगे, आई टी याद रखेंगे, आई फॉर इम्पैक्ट, टी फॉर टफनेस, है ना। इम्पैक्ट किसके लिए, टफनेस के लिए। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। इम्पैक्ट टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर टफनेस ऑफ द मटेरियल, टफनेस ऑफ द मटेरियल। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द टफनेस, है ना, है कि नहीं। नाउ next point of discussion is hardness. What is hardness? Next point of discussion is hardness. Next point of discussion is hardness. It is the ability of material to resist against localized deformation or indentation or surface abrasion. It is the ability of material to resist against localized deformation or indentation or surface abrasion, है ना। कहता है कि यह मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है, हमें पता चलता है, किसके बारे में पता चलता है, लोकलाइज डिफॉर्मेशन के बारे में, लोकलाइज डिफॉर्मेशन के बारे में, है ना, या फिर इंडेंटेशन के बारे में। मतलब कितना, अगर कोई मटेरियल पे इजीली डेंट हो जा रहा है ना, अगर कोई मटेरियल पे इजीली डेंट हो जा रहा है ना, मतलब उस पर मार्क्स पड़ जा रहा है ना, तो हम अगर इजीली मार्क्स पड़ जा रहा है तो हम बोलेंगे मटेरियल क्या है, कम हार्ड है। हाँ, दूसरी बात है कि सरफेस एब्रेशन, अगर कोई मटेरियल है जो इजीली स्क्रैच हो जा रहा है, कोई मटेरियल है जो क्या हो जा रहा है, इजीली स्क्रैच हो जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, वो उसका हार्डनेस क्या है, कम है, उसका हार्डनेस क्या है, कम है ना। अब देखो इसको हार्डनेस को यूज करने के लिए जो टेस्ट यूज करते हैं उसका नाम है ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट। क्या नाम है, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट इज यूज टू डिटरमिन द हार्डनेस। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा टेस्ट होता है, Brinell hardness test is used to determine the hardness. Now let us try to understand. यहाँ पे क्या है, एक मटेरियल लिया गया है, एक क्या है, मटेरियल लिया गया है, कोई भी मटेरियल इसको एज्यूम कर सकते हैं जिसका हमको हार्डनेस टेस्ट करना है, जिसको हार्डनेस हमको, मटेरियल इज टू बी टेस्ट फॉर हार्डनेस,
हार्डनेस, है ना। ये क्या है, ये स्टील बॉल है, क्या है, स्टील बॉल है। देखो ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में करते क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। ये मटेरियल है जिसका हमें हार्डनेस टेस्ट करना है। ये क्या है, एक स्टील बॉल है जिसका डायमीटर क्या है, कैपिटल डी है, कैपिटल डी है ना। अब क्या लगाते हैं, इस पर हम फोर्स लगाते हैं, एक क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हार्डनेस निकालने के लिए कौन सा फोर्स लगाएंगे, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स लगाएंगे, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। ध्यान से पढ़ना है ना, कॉम्प्रेसिव फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है कि नहीं। अब हमें निकालना है ब्रिनल हार्डनेस नंबर, BHN। क्या निकालना है, ब्रिनल हार्डनेस नंबर याद कर हमें निकालना है। अगर हम BHN निकालें, यहाँ पे BHN यदि निकालें, ब्रिनल हार्डनेस नंबर बोलते हैं इसको, BHN। इसका जो फॉर्मूला होता है, अब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो आपको याद करना है 2P, P लोड हो गया आपका, है ना, इंटू पाई इंटू डी इंटू डी माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, 2P अपॉन पाई डी इंटू डी माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना, स्मॉल डी स्क्वायर। अभी कैपिटल डी क्या है, ये लिख लेते हैं, है ना। P क्या है आपका, P है जो अप्लाइड लोड होगा, ये क्या होगा, अप्लाइड लोड होगा, किसमें, न्यूटन, है ना। D क्या है, D क्या है, डाया ऑफ स्टील बॉल, डाया ऑफ स्टील बॉल, किसमें, mm में। नाउ व्हाट इज स्मॉल डी, ये भी डाया ही है, बट किसका, डाया ऑफ इंडेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंडेंट। इंडेंट मीन्स चिन्ह, हिंदी में बोले तो चिन्ह, मार्क्स, है ना, इंडेंट। और इसको क्या बोल सकते हैं, इंप्रेशन, है ना, इंप्रेशन, है कि नहीं। इंडेंट ये किस यूनिट मिलेंगे, mm मिलेंगे, किस यूनिट मिलेंगे, mm मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल डी, जब इस पर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कुछ ए पोर्शन है जो क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा, इतना पोर्शन इसके, है ना, ए वाला। तो यही क्या है, स्मॉल डी है कि नहीं। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, फॉर्मूला को याद रखना है। अब देखो किसी भी मटेरियल का ब्रिनल हार्डनेस नंबर जितना ज़्यादा होगा, यदि ब्रिनल हार्डनेस नंबर इंक्रीज करेगा तो हम बोलेंगे क्या है, मटेरियल उतना ज़्यादा हार्ड होगा, है ना। जितना ज़्यादा किसी मटेरियल का ब्रिनल हार्डनेस नंबर आएगा, वो मटेरियल उतना ही क्या होगा, हार्ड होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर इज ब्रिटल मटेरियल्स आर मोर हार्ड देन डक्टाइल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल क्या होगा, ज़्यादा हार्ड होगा, है ना, ज़्यादा हार्ड होगा देन डक्टाइल मटेरियल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सोचो, थोड़ा सा सोचोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा, है ना। क्योंकि हमको पता है यहाँ पे कैसा फोर्स लगा रहे हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे किस टाइप का फोर्स लगा रहे हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। हमको ये पता है कि जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो रिच इन कॉम्प्रेशन होता है, रिच इन कॉम्प्रेशन होता है। मतलब ब्रिटल मटेरियल पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा सकते हैं, है ना। कॉम्प्रेसिव फोर्स को इजिली सस्टेन कर सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्रिटल मटेरियल्स आर मोर हार्ड देन डक्टाइल मटेरियल। एग्जाम्पल कास्ट आयरन, आपका कंक्रीट हो गया, ये सब क्या है, ज़्यादा हार्ड है ना, ज़्यादा हार्ड है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज स्ट्रेंथ। व्हाट इज स्ट्रेंथ, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर टू रेजिस्ट द लोड, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर टू रेजिस्ट द लोड। ये किसी भी स्ट्रक्चर को क्या करता है, लोड रेजिस्ट करने की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्षमता को बताता है, क्षमता को बताता है ना। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर टू रेजिस्ट द लोड। Now, next point I have written here is, it is the maximum load carrying capacity, it is the maximum load carrying capacity of any structure from design point of view, from design point of view। देखो स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में बस इतना ही अंतर है कि स्ट्रेंथ है जो मैक्सिमम कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। इसका मतलब से ये हुआ कि स्ट्रेंथ
जो यूनिट स्ट्रेस का होगा वही यूनिट क्या होगा, स्ट्रेंथ का होगा, है ना, वही यूनिट क्या होगा, स्ट्रेस का होगा, स्ट्रेंथ का होगा, है कि नहीं। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर यूनिट इज सेम एज द स्ट्रेस, यूनिट इज सेम एज द स्ट्रेस, मतलब क्या है ना, मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, है कि नहीं, या फिर पास्कल, है कि नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पास्कल भी लिख सकते हैं। तो स्ट्रेंथ का भी यूनिट क्या होगा, स्ट्रेस ही होगा। बट स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में इतना ही डिफरेंस है कि ये मैक्सिमम कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम स्ट्रेंथ को स्ट्रेस बोल सकते हैं लेकिन स्ट्रेस को स्ट्रेंथ नहीं बोल सकते हैं, है ना, स्ट्रेस को स्ट्रेंथ नहीं बोल सकते हैं, जबकि स्ट्रेंथ को स्ट्रेस हम बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये याद रखना है आपको, इट इज द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी स्ट्रक्चर फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या हुआ समझा देता हूँ। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब हुआ कि आपका यदि ब्रिटल मटेरियल है तो वहाँ पे उसको डिजाइन करने के लिए कौन सा स्ट्रेंथ यूज करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज करते हैं। जबकि यदि कोई डक्टाइल मटेरियल है तो वहाँ पे डिजाइन के लिए कौन सा यूज करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ यूज करते हैं। वहाँ पे डिजाइन के लिए कौन सा यूज करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ यूज करते हैं। ये इसका मतलब है ना। सो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो बार बार आप वीडियो को, इसको लेक्चर को देखना है कि नहीं। अब देखो पिछला क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को सॉल्व करने के लिए, है ना, लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, है ना। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि एक भी लड़का है जो उसको अटेम्प्ट नहीं किया, एक भी लड़का उसको अटेम्प्ट नहीं किया, है ना। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग, है ना। अगर आपको कुछ दिया जाता है तो उसको सोल्व करना है ना। टोटल हम ही कर दे। आप बताइए इतना टाइम कंज्यूम करके मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, आपके पास 2 मिनट भी नहीं है, 2-3 मिनट भी नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, है ना। ये बिल्कुल नहीं गलत बात है। आपको सीखने के लिए कुछ अपने से भी करना पड़ेगा, सीखने के लिए कुछ खुद से भी करना। मैं बोला था क्वेश्चन को सोल्व करना है, प्रीवियस लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन एक छोड़ दिया था और उसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में लिखना है, लेकिन एक भी लड़का अटेम्प्ट नहीं किया है, एक भी लड़का अटेम्प्ट नहीं किया। पता नहीं आपके पास हो सकता है टाइम की कमी हो, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। अगर इन सब एग्जाम का आपका प्रिपरेशन करना है तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है ना। वंस अगेन आई वांट टू से थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ एंड डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी अंडर एक्शन ऑफ एक्सियल लोड।